अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 की बॉटनी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसका नाम है कंडीशंस फॉर ग्रोथ, और इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ कोरिलेशन। तो बस इसके ऊपर हमने बात करनी है। ग्रोथ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रोथ जो है एक परमानेंट इंक्रीज़ होता है लेंथ के अंदर, साइज़ के अंदर, शेप के अंदर चेंज जो है ये ग्रोथ कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी जो ग्रोथ होती है वो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सेल डिवीजन है, देन एक्सपेंशन एंड देन डिफरेंशिएशन है, जो कि अभी हम देख कर आए हैं प्राइमरी ग्रोथ के अंदर भी और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर भी। अब इस ग्रोथ के रेट को, यानी ग्रोथ की जो स्पीड है, कितनी स्पीड से होगी, कितना तेज़ी से ग्रोथ होगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी उसे अफेक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर दो तरह के हैं, एक वो हैं जो प्लांट की बॉडी के बाहर से हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर, और एक वो हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर से ग्रोथ के रेट को अफेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे, इंटरनल फैक्टर एक ही है, मेन एक ही है, वैसे दो दिए हुए लेकिन मेन एक ही है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। जो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर एक चीज़ जो है जो कि ग्रोथ के रेट को अफेक्ट करती है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इतना क्या लेना देना है, तो एक वर्ड जो है वो है एंजाइम्स। या आप पहले भी पढ़ कर आए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, और टेम्परेचर चेंज होने से इनकी जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं 25 to 37 डिग्री के 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के दरमियान। ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये है कि इनके ऊपर इनकी बेस्ट एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इससे नीचे 25 से नीचे 37 से ऊपर एक्टिविटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारे के सारे सेल फंक्शंस जो है, लाइक मेटाबॉलिक फंक्शन जो है, कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ऑर्गेनल्स बन रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये इसी टेम्परेचर की रेंज के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस कौन करवाता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंजाइम जो है वो काम करवा रहा होता है। अच्छा, अब ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो रेट है वो इंक्रीज नॉर्मली जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। उसका रीज़न ये है कि हायर टेम्परेचर मिलने से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है एंड दे बिकम मोर रिएक्टिव। लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्रोथ रिटार्ड होती है, ग्रोथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और इवन बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर के ऊपर ग्रोथ रुक भी जाती है। एंड इवन प्लांट्स जो है उनके अंदर आपको पता है एक प्रोसेस होता है कूल डाउन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एक तो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन बढ़ती जाती है। तो इनिशियली तो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में एक्सेस वाटर लॉस होता है, लेकिन अगर कंटिन्यू ट्रांसपायरेशन की जाए तो फिर वो वाटर भी जाएगा जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप कुछ देर गर्मी में बैठे हैं तो शायद आपकी बॉडी का एक्सेस वाटर चला जाए, लेकिन अगर आप मुसलसल गर्मी में बैठे हैं तो आपकी बॉडी की जो ज़रूरी पानी है वो भी चला जाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो प्लांट के अंदर भी यही मसला है कि ज़्यादा टेम्परेचर जो है ये एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और आपको पता है सेल का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो वाटर है। तो वाटर अगर सेल में से निकाल दिया जाए तो बहुत सारे काम हैं जो रुक जाते हैं। तो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो सकती है। सिमिलरली हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो हैं वो काम नहीं कर पाते, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे, इन केस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज भी होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ एंजाइम की वजह से, क्योंकि यही काम को करने वाले हैं, यही वर्कर्स हैं, तो इसकी वजह से भी जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्ड होती है। तो ये रेंज जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, और अगर हायर टेम्परेचर होता है तो ग्रोथ रिटार्ड होती है। देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं लाइट। अब लाइट का जो मेन सोर्स है हमारे पास वो सन है। जो लाइट है बेसिकली वो चाहिए क्यों होती है? तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब, और कुछ लाइट का कंपोनेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड पिगमेंट्स। तो ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी सिंथेसिस और इनके एक्शन के लिए इन पिगमेंट्स के अंदर मेन जो है वो क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा आपको पता है कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये पिगमेंट्स भी इनके सिंथेसिस के लिए, इनका बनना ये भी लाइट डिपेंडेंट होता है, और इनका जो फंक्शन है वो तो है ही लाइट से रिलेटेड। तो ये जो है इसके लिए ज़रूरी होती है लाइट। अब लाइट जो है ये ग्रोथ को अफेक्ट करती है तीन तरीक़ों से, यानी लाइट के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, लाइट के तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो अलग अलग तरीके से मुतासिर करते हैं ग्रोथ को। पहली चीज़ है लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब लाइट कितनी ज़्यादा है, कितनी शदीद है। अब ये जो लाइट की इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स को। क्लोरोफिल है या दूसरे जो पिगमेंट्स हैं उनका जो बनना है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट होगी तो नए जो पिगमेंट्स हैं वो फॉर्म होंगे, अगर नॉर्मल इंटेंसिटी की लाइट नहीं मिलेगी तो पिगमेंट्स डेवलप नहीं हो सकेंगे।
सिमिलरली अगर हाई इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा लाइट की, तो हाई इंटेंसिटी जब भी होगी तो लाइट के अंदर आपको पता है एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी जाकर किसी मॉलिक्यूल को मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन औकात से बाहर हो जाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है क्लोरोफिल को। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं एक पेपर लेके खड़ा हो जाऊँ सूरज के नीचे तो कभी भी वो पेपर जलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं उस पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखूँ तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रेज जो है ना वो एक पॉइंट के ऊपर जमा होंगी, और जब वो एक पॉइंट के ऊपर जमा होंगी तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो दे विल बर्न द पेपर। बिल्कुल इसी तरह बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये एक फैक्टर हो गया इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कौन सा कलर है। आपको पता है सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट तरीके से ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल रेड कलर जो है वो फेवर करता है इलॉन्गेशन को, यानी सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होना, ये रेड कलर का काम होता है। और ब्लू लाइट जो है वो इन्हांस करवाती है सेल डिवीजन, यानी सेल का नंबर इंक्रीज होना। तो ये दोनों जो है ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी प्लांट को एक ही तरह की लाइट मिले, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कहलाती है, अगर एक ही तरह की लाइट मिल रही है तो उसके अंदर एक काम होगा। फॉर एग्जांपल रेड लाइट मिल रही है तो जो सेल बन चुके हैं वो इलॉन्गेट होंगे, नए सेल फॉर्म नहीं होंगे। अगर ब्लू लाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही तो सेल डिवीजन नहीं होगी। तो ये जो है क्वालिटी जो है ये भी अफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को। सिमिलरली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, वो डिस्ट्रॉय करती है प्रोटोप्लाज्म को, हार्मफुल होती है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होती है। थर्ड जो फैक्टर है लाइट का वो है ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए मिल रही है लाइट। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म किसे कहते हैं? प्लांट की एक्टिविटी के ऊपर लाइट की ड्यूरेशन का जो अफेक्ट होता है वो कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म। तो कितनी देर तक लाइट मिल रही है, इससे भी प्लांट की एक्टिविटीज़ जो है वो मुतासर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटो पीरियोडिज्म की। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा ड्यूरेशन की लाइट जब मिलती है तब उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर कम ड्यूरेशन की लाइट जब मिलती है, यानी ज़्यादा टाइम अंधेरा होता है, तब जो है वो उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इंटेंसिटी और क्वालिटी के अलावा कितनी देर तक लाइट मिल रही है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ को। तो ये हो गई लाइट। देन थर्ड फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन चाहिए क्यों? बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को, एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर दे पाते हैं कि क्यों चाहिए ऑक्सीजन। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, रिस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन का मतलब गैस एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है और लंग्स से ब्लड में जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड गैस एक्सचेंज। इसे रेस्पिरेशन कह लेते हैं हम, बट एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो कि आपके सेल के अंदर होता है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिल्कुल आखिर में जब इलेक्ट्रॉन फाइनली थक जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कोई उन्हें रिसीव करता है, तो वो कौन है? वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। ऑक्सीजन जो है अगर ये ना हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो इनफ एटीपी नहीं बन सकेंगे। एटीपी बनेंगे लेकिन इनफ एटीपी नहीं बनेंगे कि आप इतना बड़ा जो जिस्म लेकर घूम रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। अगर आप बैक्टीरिया शैक्टीरिया होते तो आप एनारोबिकली सर्वाइव कर लेते, अगर आप छोटे से कीड़े होते, वर्म होते तो आप सर्वाइव कर लेते, क्योंकि आपकी एनर्जी की डिमांड कम होती है ऑक्सीजन के बगैर भी। तो चूँकि आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है और हर काम के लिए, हर दूसरे काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो यू नीड ऑक्सीजन। सिमिलरली प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। प्लांट्स के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। अरे भाई, वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको जलाएंगे कहाँ? तो उनके पास ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन लाजमी सी बात है, ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अब देखिए, प्लांट के दो पार्ट्स हैं, एक एरियल पार्ट है जो कि ज़मीन से ऊपर है, और एक जो अंडरग्राउंड पार्ट है। एरियल पार्ट के अंदर तो ऑक्सीजन है ही है, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। जो कमी पेश आती है वो बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर आती है, रूट्स के अंदर आती है। तो रूट्स को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई ऑक्सीजन की कमी की बात कि अगर ऑक्सीजन कम है तो उससे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है। व्हाट अबाउट एक्सेस ऑक्सीजन? अगर इन केस प्लांट को बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा? तब भी प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होगी, तब भी प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसका रीज़न ये है, पहली बात तो ये है कि आप ये बात याद रखें कि कोई भी चीज़ अपनी लिमिट के अंदर जो है वो अच्छी होती है, ना कम और ना ज़्यादा। तो प्लांट के अंदर अगर ऑक्सीजन की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए
तो एक बेकार सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को याद नहीं है फर्स्ट ईयर का तो जाके चैप्टर नंबर 11 की वीडियो देख ले, डार्क रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है RUBP के साथ और इससे एक साइकिल चलती है जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल, ये डार्क रिएक्शन जो कहलाता है। अच्छा, ये जो RUBP है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लॉयल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नब्ज़ चलनी, वो नहीं होता लड़के जिनको जो है वो बस शादी करनी होती है और उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस लड़की की नब्ज़ चलती होनी चाहिए। तो RUBP जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लॉयल नहीं है, इसको बस मॉलिक्यूल चाहिए कंबाइन होने के लिए। तो इसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिल सकता है और ऑक्सीजन भी इसके साथ मिल सकता है, डिपेंड करता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो नॉर्मली लीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये RUBP के साथ मिलता है और इससे चल जाती है केल्विन साइकिल, ठीक है, जिसके नतीजे में धड़ाधड़ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये दोबारा से ये मॉलिक्यूल वापस प्रोड्यूस हो जाता है ताकि मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो सके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये ऑक्सीजन RUBP के साथ कंबाइन हो जाता है और इससे ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिससे जो ग्लूकोज की यील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक वेस्ट प्रोसेस है। तो ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। तो जाहिर है जब ग्लूकोज की यील्ड, जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके नतीजे में बन रहा है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन है, जो कि मेन होता है ऑर्गेनिक एलिमेंट का जो बुनियाद होती है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। बेसिकली इसका ऑक्सीजन भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करती है कार्बन फोटोसिंथेसिस के लिए। और आपको पता है ग्लूकोज जो है वही आगे जाकर कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स के अंदर, वही आगे जाकर कन्वर्ट होता है लिपिड्स के अंदर, वही आगे जाकर कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर। तो ये सारे मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे अगर ये ना बने, और ये नहीं बनेगा अगर ये ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। देन लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर पहली बात तो न्यूट्रिएंट हर वो मॉलिक्यूल कहलाता है, न्यूट्रिएंट जो है वो हर वो मॉलिक्यूल होता है जिससे दो काम किए जा सकें, दो में से कोई एक काम किया जा सके, या तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके जैसे कि ये, या फिर उससे कोई ना कोई बॉडी का पार्ट जो है वो बिल्ड किया जा सके। तो ये भी एक न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। अमाइनो एसिड भी एक न्यूट्रिएंट है क्योंकि उससे प्रोटीन बनाए जाएंगे तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है, ये भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में 4 ये पढ़े होंगे, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो इनकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होता है अमाइनो एसिड बनाने के लिए, जिससे आगे जाकर प्रोटीन बनेगा। तो अगर अमाइनो एसिड की कमी है तो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो एंजाइम्स नहीं होंगे, हार्मोन्स नहीं होंगे, काम नहीं होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए होता है, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्लोरोसिस हो जाएगा, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा तो उसके नतीजे में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन चाहिए होता है ATP बनाने के लिए, क्योंकि ATP एक न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती है और नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो अगर ATP नहीं बन सकेगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो स्टोर नहीं की जा सकेगी, जब स्टोर नहीं की जा सकेगी तो यूज़ नहीं की जा सकेगी, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। सिमिलरली जो पोटेशियम है वो ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, वो नहीं होगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, ठीक है जी। देन वी हैव द इंटरनल फैक्टर। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्लांट की बॉडी के बाहर से जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल कर रहे थे या रेगुलेट कर रहे थे या इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मुतासिर कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल फैक्टर। प्लांट की अपनी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए भाई, एक वर्ड जो है वो है क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट हार्मोन। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने 5 हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इनके डिफरेंट काम होते हैं। तो ये अंदर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अंदर से ऑक्सिन जो है इसे मेन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। आपने पढ़ा है ऑक्सिन जो है वो सेल डिवीजन करवाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, गिबरेलिन सेल एलोंगेशन करवाता है, सेल डिवीजन भी करवाता है। तो ये वो हार्मोन है जो कि अंदर से ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि उसके पास DNA कौन सा है, प्लांट के पास DNA कौन सा है, प्लांट के पास जीन्स कौन सी हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर एक प्लांट के पास जीन्स जो हैं वो दोनों ड्वार्फ की हैं, आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे। कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं क्योंकि उनके पास जीन्स जो हैं वो छोटी हाइट की होती हैं।
तो अब अगर एक प्लांट के पास जीन्स ही छोटी हाइट की हैं तो उसको आप जितना भी लाइट दे दें, जितना भी टेम्परेचर दे दें, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टैंडर्ड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है उसका। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तो मेन चीज़ है। इवन जो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करते हैं। कौन बनवाता है हार्मोन? कोई ना कोई जीन तो बनवाएगी। हार्मोन क्या होता है? कोई ना कोई केमिकल होता है। तो अगर ये प्रोटीन है तो डायरेक्टली जीन बनवाएगी, अगर ये कोई और मॉलिक्यूल है तो भी जीन जो है वो कंट्रोल करेगी एंजाइम बना के। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये तो मेन है। मैंने आपको बताया था ना 2 चीज़ें दी हुई, लेकिन एक्चुअली एक चीज़ है वो है जीन्स, डीएनए। सारा का सारा इंटरनल जो निज़ाम है, देखिए हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी की सारी चीज़ें डीएनए से बनती हैं। तो जैसा डीएनए होगा वैसी ग्रोथ होगी। अगर डीएनए अच्छा वाला है, अच्छा वाला मतलब नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला है, कोई म्यूटेशन नहीं हुई, हार्मोन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ग्रोथ होती रहेगी। अगर कोई एंजाइम नहीं बन रहा, कोई हार्मोन नहीं बन रहा, तो फिर ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होगी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए ऑक्सिन है। जो कॉमनली ऑक्सिन है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, देन गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो दीज आर द हार्मोन्स जो कि इंटरनली कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशन। अब देखिए ग्रोथ कोरिलेशन क्या है? प्लांट के एक पार्ट की ग्रोथ प्लांट के दूसरे पार्ट की ग्रोथ के साथ लिंक्ड है या रिलेट कर रही है उसके साथ, ठीक है। तो एक पार्ट की ग्रोथ का रिलेट होना प्लांट के दूसरे पार्ट की ग्रोथ से, और यूजुअली ये ऐसा होता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही होती है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। एक अगर इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है ये कहलाता है ग्रोथ कोरिलेशन। बेसिकली डिपेंडेंस है, ठीक है। एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है या उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसी चैप्टर के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा है आगे, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियो के एक पार्ट की ग्रोथ जो है वो दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये ग्रोथ कोरिलेशन है। अच्छा, आप देखें इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो एपिकल डोमिनेंस है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में, जब हमने ऑक्सिन की बात की थी। एपिकल डोमिनेंस के अंदर क्या होता है भाई? ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है। ये यहाँ पर एपिकल रीजन है जहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही होती है प्राइमरी, और यहाँ से निकला हुआ है लीफ। आपको पता है यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये कोई ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। स्टेम के ऊपर कोई ब्रांच निकली हुई है, और ये वो एरिया है जहाँ से एक और ब्रांच निकल सकती है लेकिन नहीं निकल रही। इसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड। अल्लाह मेरी राइटिंग। और ये कहलाती है एपिकल बर्ड। तो देखा ये गया है कि जब तक ये एपिकल बर्ड ग्रो हो रही होती है, एक्सिलरी बर्ड ग्रो नहीं करती। यानी प्लांट जो है ना वो ब्रांचिंग नहीं होता, बल्कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ये इस तरह की ब्रांच प्रोड्यूस नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो होता यह है कि बेसिकली ये जो एपिकल बर्ड है ना, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन जो है इन एक्सिलरी बर्ड्स को इनकी औकात में रखता है, इनको ग्रो नहीं होने देता। तो ये जो इफेक्ट है एपिकल बर्ड का, जो इफेक्ट है एक्सिलरी बर्ड के ऊपर, ये कहलाता है ग्रोथ कोरिलेशन, बिकॉज ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इफेक्ट है बेसिकली क्या हो रहा है? ये जो एपिकल बर्ड है ये इनहिबिट कर रही है, ये रोक रही है एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को। तो ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे, ब्रांच हो जाए बहुत ज़्यादा, तो आप इस एपिकल बर्ड को काट दें। जब आप इस एपिकल बर्ड को काट देंगे तो इस ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। तो ये कहलाता है कंपनसेटरी इफेक्ट। जो आपने काटा है जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई, वो कहलाता है कंपनसेटरी इफेक्ट। तो इनहिबिशन जो थी वो कहला रहा था इनहिबिटरी इफेक्ट, और रिमूवल आपने जब कर दिया उसकी वजह से लैटरल बर्ड जो है वो आज़ाद हो गई एपिकल डोमिनेंस से, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट। तो मेन रोल जो है ये ऑक्सिन का है। साइटोकाइनिन एक और हार्मोन है जो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रोल जो है वो रखता है। अगर साइटोकाइनिन को स्प्रे किया जाए किसके ऊपर? इनहिबिटेड बर्ड के ऊपर, जो एक्सिलरी बर्ड्स थी साइड वाली, अगर उनके ऊपर आप साइटोकाइनिन स्प्रे करें, अप्लाई करें, तो लैटरल बर्ड जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो बेसिकली साइटोकाइनिन जो है ये ऑक्सिन को अपोज कर रहा है और उन्हें आज़ाद करवा रहा है इस इनहिबिटरी इफेक्ट से, इन एपिकल डोमिनेंस से। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशन। आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर इसकी बॉटनी जो है वो ख़त्म होती है।